हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीजीपीएससी मेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत देखने वाले हैं नाटो को, जो कि पेपर 7 का हिस्सा है। और नाटो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बात आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है, क्योंकि रूस व यूक्रेन युद्ध के कारण नाटो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग का विषय बना हुआ है। तो नाटो से एक प्रश्न जरूर पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखते हैं कि नाटो से क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम देखेंगे पहले कि नाटो क्या है। ठीक है, उसके बाद नाटो के संस्थापक देश। ये नाटो के संस्थापक देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नाटो के कुल सदस्य देश। फिर नाटो की स्थापना के पृष्ठभूमि, नाटो की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। फिर नाटो का उद्देश्य व महत्व देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम नाटो के कार्य देखेंगे। फिर नाटो की सामूहिक सुरक्षा की नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नाटो की सामूहिक सुरक्षा की नीति क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद नाटो की संरचना देखेंगे। फिर नाटो और भारत का संबंध देखेंगे। फिर नाटो और रूस, जो रूस व यूक्रेन युद्ध है उसमें नाटो की भूमिका, ठीक है, नाटो की भूमिका क्या है रूस व यूक्रेन युद्ध में, वो देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पोर्शन, नाटो आखिर है क्या। तो देखिए, नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। क्या है दोस्तों, मैं आपके बीच में इसे एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में लाया हूँ। ठीक है, इससे पढ़ने में आसानी होती है, और ये अगर यदि हम इसे एक साथ कंबाइन रूप में ले लेते तो ये थोड़ा लेंदी लगता है, इसलिए इसे मैंने वन लाइनर फैक्ट के रूप में लाया हूँ, और आप भी इसे ऐसे ही पढ़ना है, एक एक लाइन के रूप में। ठीक है, तो देखिए नाटो क्या है। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है, एक सैन्य संगठन है। फिर उसके बाद जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित कुल 30 देश शामिल है। ठीक, नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित कुल 30 देश शामिल है। फिर नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक, अब देखिए नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको पूछता है कि नाटो क्या है तो आपको 30 शब्द में इतना लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए नाटो के संस्थापक देश। ठीक है, नाटो में का संस्थापक देशों की संख्या कितने हैं, 12। नाटो जो है 12 संस्थापक देशों के साथ अस्तित्व में आया। ठीक, अब इसको कौन कौन से देश है इसे आपको याद रखना है। कुल देश भले याद ना हो आपको, लेकिन संस्थापक देश का याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि नाटो का संस्थापक देश कौन कौन से है। पहला अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम। ठीक है, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, बी से बेल्जियम, फिर सी से कनाडा, फिर डी से डेनमार्क, एफ से फ्रांस, आई से आइसलैंड, आई से इटली। ठीक है, फिर एल से लग्जमबर्ग, फिर नीदरलैंड, फिर एन से फिर नॉर्वे, फिर पुर्तगाल। ये सभी 12 देश जो है नाटो के संस्थापक देश है। आपको ये सभी 12 देश विशेष रूप से याद होना चाहिए। भले कि कुल देश याद न रहे, लेकिन ये जो संस्थापक देश है वो आपको अवश्य याद होना चाहिए। अब देखिए कुल देश, यदि पूछ देता है कि नाटो के में कितने देश है, वर्तमान में नाटो में कितने देश है, 30 सदस्य देश शामिल है नाटो में। ठीक है, लेकिन इस 30 सदस्य देश का 12 सदस्य देश जो है वो संस्थापक देश है। अब इसमें नवीनतम सदस्य देश कौन कौन सा है, 29वां नंबर का देखिए, 29वां नंबर का मोंटेनेग्रो। ठीक है, कौन सा, मोंटेनेग्रो जो है 2017 में जुड़ा। ठीक है, नाटो में ये 29वां नंबर का सदस्य देश है। और 30वां नंबर का सदस्य देश कौन है, नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 में नाटो का सदस्य बना और 30वां नंबर का सदस्य बना। अब देखिए आपको पहले 12 सदस्य तो याद कर लेने हैं। ठीक है, 12 हम पढ़ लिए पुर्तगाल तक, और 2 भी पढ़ लिए। ठीक है, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, 14 हो गया। अब बचे हुए आपको 16 और याद कर लेना है। अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फिर जर्मनी, फिर यूनान, हंगरी, ठीक है, लातविया, फिर लिथियानिया, फिर पोलैंड है, फिर रोमानिया, फिर स्लोवाकिया और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, फिर टर्की, फिर स्पेन। इस प्रकार
नाटो के 30 देश कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नाटो में जो है 2 उत्तरी अमेरिकी व 28 यूरोपीय देश शामिल है। 30 देशों में नाटो में 2 उत्तरी अमेरिकी व 28 यूरोपीय देश शामिल है। अभी हाल ही में स्वीडन व फिनलैंड ने नाटो में सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अभी हाल ही में आवेदन जमा किया। अभी सदस्य नहीं बना है, लेकिन यदि स्वीडन व फिनलैंड नाटो के सदस्य बन जाते हैं तो इस सदस्य देशों की संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 32। फिलहाल वर्तमान में 30 सदस्य देश है। अब आगे देखिए पृष्ठभूमि, नाटो की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, पहला फैक्ट देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ ने, ठीक है, पूर्व के सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की घेराबंदी कर बेल्जियम नीदर सॉरी, ठीक है, यहाँ पास देखना, 1948 में बर्लिन की घेराबंदी कर ली। ठीक है, 1948 में पूर्व के सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया और 1948 में बर्लिन की घेराबंदी कर ली। उसके पश्चात देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस व यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस व यूनाइटेड किंगडम ने 17 मार्च 1948 को ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षरित किया। वह ब्रुसेल्स की संधि को नाटो समझौतों का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, कौन कौन से कंट्री ने किया ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षरित? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस व यूनाइटेड किंगडम ने 17 मार्च 1948 को ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षरित किया। इसी ब्रुसेल्स की संधि को ही नाटो के समझौते का अग्रदूत माना जाता है। मतलब नाटो की स्थापना होने के पूर्व यह ब्रुसेल्स की संधि को ही नाटो का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, अब देखिए सोवियत संघ के इस कदम से, कौन से कदम से? जिसने बर्लिन की घेराबंदी कर ली और यूरोप के पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से इनकार कर ली। इस कदम से अमेरिका सहित, ठीक है, यूरोपीय देशों को यह लगा कि सोवियत संघ वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। ठीक है, जब सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया तो अमेरिका और यूरोपीय देश को यह लगा कि सोवियत संघ वहां भी साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। ठीक, इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की। ठीक है, ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के पश्चिमी विस्तार व अतिक्रमण को रोक सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अमेरिका बाकी अन्य देश जो ब्रुसेल्स की संधि के साथ जो हस्ताक्षरित देश थे उन लोगों के साथ ऐसा पहल किया कि सोवियत संघ के पश्चिमी विस्तार व अतिक्रमण को रोक सके, ऐसा संगठन बनाने की पहल की। इसी कारण अमेरिका सहित 12 देशों ने वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की। ठीक, आपको पृष्ठभूमि समझ में आया होगा कि मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाटो के उद्देश्य, आखिर नाटो के उद्देश्य क्या है और नाटो का ये महत्व भी होगा। ठीक है, नाटो का महत्व क्यों है। ठीक है, अब देखिए नाटो की स्थापना के समय इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, नाटो की स्थापना के समय इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। हमने ये पहले भी पढ़ ली पृष्ठभूमि। ठीक, क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब देखिए सदस्य राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा, क्या? राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। और सदस्य देशों के बीच एकजुटता एवं सामंजस्य बनाए रखना। ठीक, यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधन की भूमिका निभाना। यदि यूरोप पर कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो उसका विरोध करना, उसका तटस्थता के साथ, ठीक है, विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना, यह नाटो का प्रमुख उद्देश्य के रूप में आप इन 5 पॉइंट को याद रखना। ठीक, और देखिए वर्तमान और भविष्य से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ
उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना। ये रक्षा से संबंधित उद्देश्य है इसके। क्या है? वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना नाटो के प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन सभी उद्देश्य को आपको अच्छे से याद करना। आपको पूछ सकते हैं कि नाटो के उद्देश्य बताइए, ठीक है। 30 से 50 शब्द में आपको पूछ सकता है। अब देखिए नाटो के कार्य, आपको ये पूछ सकते हैं कि नाटो के प्रमुख कार्यों का विवेचना कीजिए। तो क्या है नाटो के प्रमुख कार्य? नाटो का प्रमुख कार्य है अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करना, ठीक। अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करना, रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति देना, ठीक। उसके बाद है लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक। फिर आतंकवाद की समस्या से निपटना और साथ ही आतंकवादी हमलों के परिणामों और प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करना। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको नाटो के कार्य याद रखना है। लोकतांत्रिक मूल्य है, आतंकवाद की समस्या से निपटना, आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए नई जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करना, रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर परामर्श करना, ये सभी नाटो के प्रमुख कार्य है, ठीक। अब देखिए सामूहिक सुरक्षा की नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाटो की सामूहिक सुरक्षा की नीति, नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। जिसका तात्पर्य यह है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण, क्या एक या सभी सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है, ठीक। यदि कोई देश एक या अधिक सदस्य देशों पर आक्रमण करता है तो यह आक्रमण जो नाटो के सदस्य देश है सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इसका उल्लेख किसमें है? यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। सामूहिक सुरक्षा की नीति किसमें है? अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार, ठीक है, इस अनुच्छेद को पहली बार यूएसए पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया। सामूहिक सुरक्षा की नीति को कब लागू किया? 11 सितंबर 2001 को जो यूएसए पर आतंकवादी हमले हुए उसके बाद सामूहिक सुरक्षा की नीति को लागू किया गया, ठीक। फिर नाटो के पास स्वयं की सैन्य संगठन भी है, ठीक है। उस सामूहिक सुरक्षा की नीति को कब लागू करेंगे? जब सैन्य होगा तो अभी तो लागू करेंगे ना, इसलिए नाटो के पास स्वयं की सैन्य संगठन भी है। अब इस सामूहिक सुरक्षा की नीति से कुछ अदर इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं। सेना वर्ड जिक्र हुआ इस कारण। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, ठीक है, 70% से अधिक है। जो वैश्विक सैन्य खर्च है उसमें 70% खर्च अकेला नाटो का है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देश की तुलना में सबसे अधिक खर्च करता है, ठीक है। और इन सभी जो नाटो के देश है उसमें अमेरिका सबसे अधिक खर्च करता है। देखिए नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्य देशों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। कैसे? सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है, न कि मतदान, ठीक है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना अनिवार्य है, ठीक। अब देखिए नाटो की संरचना, ठीक है। आपको नाटो की संरचना कितनी है? नाटो की संरचना जो है 4 अंगों से मिलकर बनी है, ठीक। पहला परिषद, दूसरा है उप परिषद, तीसरा है प्रतिरक्षा समिति और चौथा है सैन्य समिति। अब देखिए परिषद को हम डिटेलिंग करेंगे एक एक करके सभी पॉइंट को, ठीक है। नाटो की संरचना कितने अंगों से मिलकर बनी है? 4 अंगों से, परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति व सैनिक समिति। अब देखिए परिषद, परिषद जो है यहाँ नाटो का सर्वोच्च अंग है, ठीक। परिषद नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। राज्य के मंत्रियों का अर्थ है मतलब जो सदस्य देश है उसके मंत्रियों से यह बनता है परिषद। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक, ठीक है, वर्ष में एक बार आयोजित होता है, ठीक। वर्ष में एक बार आयोजित होता है इसकी मंत्री स्तरीय बैठक। फिर उसके बाद इस बैठक की अध्यक्षता नाटो के महासचिव द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? नाटो के महासचिव के द्वारा परिषद की अध्यक्षता की जाती है। फिर परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? समझौते की धाराओं को लागू करना, ठीक। जो समझौता हुआ है नाटो सदस्य देश के बीच उसका अपना एक अलग सा
धाराओं का सूची है, उस धाराओं को लागू करना परिषद का मुख्य कार्य है। अब देखिए उप परिषद, यह नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। उप परिषद क्या है? यह नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ठीक, यह नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। ठीक, अब देखिए प्रतिरक्षा समिति, इसमें सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा मंत्री बोले तो रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, जो प्रतिरक्षा रणनीति संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। ये रक्षा से संबंधित जो विषय है उस पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा है सैनिक समिति, इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी जो प्रतिरक्षता समिति है उसको सलाह देना है। सैनिक समिति का कार्य क्या है? नाटो परिषद व प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इसमें सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, आपको संरचना को अच्छी तरह से याद रखना है। परिषद, उप परिषद व प्रतिरक्षा समिति व सैनिक समिति, इन चारों को याद रखना है। डिटेलिंग भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इस नाटो से, वो है नाटो और भारत का संबंध। ठीक है, नाटो और भारत का संबंध देखिए, भारत ने अपने आपसी हितों, ठीक है, भारत ने अपने आपसी हितों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग, ठीक, संकल्प लेने के उद्देश्य से 12 दिसंबर 2019, कब? 12 दिसंबर 2019 को ब्रुसेल्स में नाटो के साथ अपनी पहली राजनीतिक वार्ता की। ठीक है, कब? 12 दिसंबर 2019 को ब्रुसेल्स में नाटो के साथ अपनी पहली राजनीतिक वार्ता आयोजित की। किस उद्देश्य से? अपने आपसी हित, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के उद्देश्य से। परंतु अभी तक भारत नाटो में शामिल होने या न होने वाली बातों का समर्थन नहीं करता। भारत ने अभी तक नाटो में शामिल होने से संबंधित या नहीं होने से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ठीक है, यदि भारत नाटो में शामिल होता है तो भारत को निश्चित ही इसका लाभ तो मिलेगा, क्योंकि 30 सदस्य देश है, सामूहिक सुरक्षा की नीति के तहत सैन्य सदस्य मिलेगा, परंतु इसकी अनेक सीमाएं भी दिखाई देती है। अर्थात लाभ तो मिलेगा पर इससे कुछ हानि भी हो सकती है। अब इसमें देखिए भारत को नाटो में शामिल होने से क्या लाभ है। ठीक है, भारत और नाटो के संबंध में देखेंगे हम कि भारत को नाटो में शामिल होने से क्या लाभ है, या फिर भारत को नाटो में आखिर शामिल होना चाहिए तो क्यों शामिल होना चाहिए। देखिए, मजबूत सुरक्षा, भारत जो है नाटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार, ठीक है, नाटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार सामूहिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यदि भारत नाटो में शामिल होता है तो सामूहिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे पड़ोसी दुश्मन भी आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ठीक है, इससे भारत मजबूत होगा, भारत की सुरक्षा को एक मजबूती प्रदान मिलेगी सामूहिक सुरक्षा के तहत। अब देखिए सामरिक लाभ, सामरिक लाभ से कैसे फायदा होगा? नाटो में शामिल होने से बिना किसी खास मेहनत के उन्नत हथियारों को निर्माण करने की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तथा भारत नाटो के साथ नियमित संपर्क भी स्थापित कर सकेगा। ठीक है, बिना किसी खास मेहनत के उन्नत हथियारों के निर्माण करने की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी यदि भारत नाटो में शामिल होता है तो, और साथ ही साथ नाटो के साथ नियमित संपर्क भी स्थापित हो सकेगा। अब देखिए भारत नाटो में शामिल होने से संबंध मजबूत होगा। कैसे? अब देखिए भारत का नाटो के कई सदस्य देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ पहले से ही मजबूत संबंध रहा है। ठीक है, इससे नाटो सहयोगियों के साथ संबंध बनाना काफ़ी आसान होगा। भारत का जो है अमेरिका, ब्रिटेन के साथ पहले से ही संबंध अच्छा रहा है। यदि भारत नाटो में जुड़ जाता है तो अन्य जो सदस्य देश है उन लोगों के साथ संबंध बनाने में काफ़ी आसान होगा। ठीक है, सैन्य रणनीतिक हितों में वृद्धि, अगला, दुनिया के सबसे शक्तिशाली गठबंधन के साथ सहयोग से भारत की सैन्य रणनीतिक हितों में वृद्धि होगी। ठीक, कैसे? सैन्य रणनीतिक हितों में वृद्धि होगी। अगला देखिए,
आतंकवाद, आप अगर चाहे तो ये जो एक एक है पॉइंट, उसे एक एक पॉइंट बना सकते हैं। आतंकवाद है, बदलती भू राजनीतिक है, सशस्त्र संघर्ष की बदलती प्रकृति, इन सभी को एक एक पॉइंट भी बना सकते हैं। ये आपको ज़्यादा लंबा, ठीक है, अधिक शब्दों में क्वेश्चन करते हैं तो, नहीं तो आप इस सब को एक साथ लिख सकते हैं। आतंकवाद, बदलती भू राजनीतिक, ठीक है, सशस्त्र संघर्ष की बदलती प्रकृति, सैन्य प्रौद्योगिकी और नए सिद्धांतों पर नाटो के साथ नाटो के एक नाटो के साथ एक सार्थक संचार बनाए रखने में सुविधा हो सकती है। ठीक है, आपको ये है, भारत यदि नाटो में शामिल होता है तो कैसा प्रभाव रहेगा या फिर किस प्रकार लाभ होगा इसका। अब देखिए जस्ट उल्टा, भारत के नाटो में शामिल होने की सीमाएं और भारत को नाटो में शामिल होने से हानियां, ठीक है, और भारत को नाटो में शामिल क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में देखिए मित्रों। लेकिन इससे पहले यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, देखिए भारत के नाटो में शामिल नहीं होना, क्यों नहीं होना चाहिए इसके लिए। अतिरिक्त सैन्य बोझ पड़ेगा भारत पर। कैसे? नाटो सदस्य सैन्य बोझ को साझा करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है सामूहिक सुरक्षा की नीति, सभी देशों की जो सेना है सामूहिक रूप से साथ में मिल करके सैन्य मिशन करते हैं। इससे क्या अतिरिक्त सैन्य बोझ पड़ेगा। देखिए, नाटो सदस्य सैन्य बोझ को साझा करते हैं, ठीक, सैन्य बोझ को साझा करते हैं। नाटो का सदस्य बनने से भारत पर एक अतिरिक्त सैन्य बोझ पड़ेगा जो कि सर्वथा उचित नहीं होगा, क्योंकि हम अभी भी देखते हैं कि हमारे पास सैनिक कम ही रहती है। ठीक है, मतभेद, नाटो सदस्य में सैन्य बोझ को कैसे साझा किया जाए और मिशन को कैसे संचालित किया जाए, इस पर नाटो के सदस्य देशों के अलग अलग विचार है। क्योंकि जहाँ पर 30 प्रकार के देश है भाई, ठीक है, यहाँ पर 30 देश शामिल है, मतलब 30 दिमाग है, 30 दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे। ठीक है, हम एक बोलते हैं कि ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे, इसलिए नाटो में जो है हमेशा मतभेद रहता है। ठीक है, सैन्य बोझ को कैसे साझा किया जाए, सैन्य मिशन पर कैसे संचालित की जाए, इस पर नाटो के सदस्य देशों के अलग अलग विचार हैं। देखिए, रूसी सैन्य उपकरणों पर भारत की अधिक निर्भरता। हमने आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक हमेशा रूस पर ही बहुत मतलब निर्भरता रहा है, और यदि हम नाटो में शामिल होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इससे रूस नाराज हो जाएगा, जो कि हमारे लिए सर्वथा उचित नहीं हो जाए। इसलिए रूसी सैन्य उपकरणों पर भारत की अधिक निर्भरता है, ये जो है भारत को नाटो में शामिल होने से रोकती है। भारत के नाटो में शामिल होने से रूस के साथ चीन और पाकिस्तान के संबंध पहले से अधिक मजबूत हो जाएंगे, नहीं, जो कि भारत के लिए सर्वथा अनुचित होगा। क्यों अनुचित होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन भारत के कितने बड़े शत्रु राष्ट्र है। यदि वो रूस के साथ शामिल हो जाता है तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। भारत सीमा क्षेत्र में नाटो आधिकारिक संगठन की स्थापना हमारी संप्रभुता का उल्लंघन भी माना जा सकता है। ऐसे में देश में इसके खिलाफ व्यापक विरोध भी हो सकता है। ठीक है, क्यों संप्रभुता का उल्लंघन माना जा सकता है? यदि कोई सैन्य मिशन चलता है या फिर क्या बोलते हैं नाटो का जो सैन्य ठिकाना भारत बनता है तो यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन माना जा सकता है। अब देखिए निष्कर्ष, मतलब हम देखेंगे यहाँ निष्कर्ष में कि भारत को आखिर नाटो में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर अब अपना विचार रखेंगे। ठीक है, नाटो में भारत के शामिल होने को लेकर बहुत लंबे समय से बात चल रही है, चर्चा चल रही है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, इस पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि क्योंकि जो नाटो है ये भले ही बहुउद्देशीय का जो है संगठन है, लेकिन मुख्य रूप से रक्षा से संबंधित यह संगठन है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका मुद्दा है जो आपने देखा कि सामूहिक सुरक्षा की नीति और सैन्य वो साझा करना, मतलब ये रक्षा से संबंधित एक संगठन है। तो ये इस पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि क्या मानना है। देखिए, अब भारत को फिलहाल नाटो गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये विशेषज्ञों का भी विचार रखेंगे और अपना भी विचार उसके हिसाब से देंगे इसमें। ठीक,
भारत को फिलहाल नाटो गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए। भारतीय विदेश नीति का हिस्सा नाटो जरूर होना चाहिए। ठीक है, भारतीय विदेश नीति का हिस्सा नाटो जरूर होना चाहिए, लेकिन भारत को नाटो का आधिकारिक सदस्य बनने से बचना चाहिए। ठीक, भारत को नाटो का आधिकारिक सदस्य बनने से बचना चाहिए। अब देखिए आगे, नाटो गठबंधन दुनिया में कहीं ना कहीं लगातार टकराव में रहते हैं, क्योंकि ये 30 देश है। अब 30 देश का सीमा देखिए, सभी अलग अलग कंट्री के साथ जुड़ा है, और अलग अलग देश का अलग अलग देशों के साथ विवाद कुछ के कुछ के चलते होता ही रहता है। इसी कारण यह जो नाटो है लगातार टकराव में रहता है, और भारत यदि इसमें शामिल होता है नहीं, तो बिना किसी मतलब के भारतीय सैनिक अलग अलग संघर्ष में भाग लेंगे, और यदि संघर्ष में भाग लेता है तो कहीं ना कहीं हमारे सैनिक को आहत पहुंचेंगे। ठीक है, जिससे सैन्य क्षति हो सकती है। इसलिए जो है भारत को नाटो में शामिल होने से बचना चाहिए। अतः वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, अतः वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भारत को नाटो में, ठीक है, नाटो में शामिल होने का कोई उचित कारण फिलहाल दिखाई नहीं देता। इसको आप निष्कर्ष में निकला। यदि पूछता है कि आपको भारत और नाटो के संबंध के बारे में पूछता है कि क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए पूछता है, या क्यों भारत को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए पूछता है, आपको प्रश्न के अनुसार इन सभी को जमा कर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो की भूमिका। नाटो की भूमिका क्या रही है रूस व यूक्रेन युद्ध में, ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि रूस व नाटो का संबंध। ठीक है, हम वर्तमान में देखते हैं कि जो नाटो है उसकी स्थापना क्यों हुई, क्योंकि वो हमने पृष्ठभूमि में पढ़ा कि रूस की पश्चिमी विस्तार को रोकने के लिए, या रूस की जो साम्यवादी नीति है उसको रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुई। लेकिन जो है रूस नाटो को अपना खतरा मानता है, इसी कारण से रूस ने नाटो पे क्या है सदस्य अपना लिया, लेकिन बाद में किसी कारणवश उसका झगड़ा हो गया, फिर वो उसे सदस्य राष्ट्र की संख्या से बाहर कर दिया। अब देखिए इसी संबंध को हम देखेंगे यहाँ पर, रूस व नाटो का संबंध कैसा रहा। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, ठीक है, जिसको रूस ने हमेशा से अपने खिलाफ खतरे के रूप में आंका है। ठीक, इसलिए रूस नाटो के साथ 1991 में संबंध स्थापित करता है, क्योंकि 1991 में जो है यूएसएसआर का विघटन हुआ, इसलिए रूस नाटो के साथ 1991 में संबंध स्थापित करता है। 1994 में रूस नाटो के पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम से जुड़ गया। ठीक, 1994 में रूस नाटो के पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम से जुड़ गया, लेकिन 2014 में रूस के क्रीमिया हमले के बाद, ठीक है, कब 2014 में रूस के क्रीमिया हमले के बाद नाटो ने रूस के सभी व्यावहारिक, नागरिक और सैन्य सहयोग को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सस्पेंड। देखिए क्या, व्यवहारिक, नागरिक और सैन्य सहयोग, इन तीनों सहयोग को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, नाटो ने। उसके बाद 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए नाटो ने इसका व्यापक विरोध किया है। तो ये आपको थोड़ा सा रूस व नाटो का संबंध कैसा रहा इसको आपको याद रखना है। अब देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो की भूमिका। ठीक, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो की भूमिका क्या रही, कैसी रही, इसके बारे में देखेंगे। आपको मालूम है कि नाटो एक ऐसा संगठन है, एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन, जिसकी स्थापना रूस के पश्चिमी विस्तार को रोकने के लिए हुआ था। इसी कारण रूस ने, ठीक है, हमेशा से नाटो को अपने खिलाफ खतरे के रूप में आंका है। ठीक, कैसा आंका है, खतरे के रूप में आंका है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। ठीक, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप, ठीक है, और कैसे यूरोप, पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। ठीक, 2014 में नाटो से, ठीक,
सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। कब? 2004 में सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़े, जो तीनों ही रूस के सीमावर्ती देश हैं। यह रूस का जो है विघटन से बना देश है, तो स्वाभाविक सी बात है ये रूस के सीमा में ही होंगे। ठीक है, ये तीनों रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं, जो रूस के आसपास है। ठीक, और अब यूक्रेन भी कई वर्षों से नाटो में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और नाटो भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। ठीक है, और नाटो भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि जो नाटो का जो गठन हुआ है वो रूस के पश्चिमी विस्तार, उसके तानाशाह, उसके साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए हुआ है। मतलब जो नाटो है वो मुख्य रूप से किसके लिए स्थापना हुआ है? रूस के कारण ही स्थापना हुआ ना, क्योंकि यूक्रेन की रूस के साथ लगभग 2200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा बनती है। ठीक, रूस का यह मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से में शामिल होता है तो जो है नाटो है, ठीक है, वह रूस की सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है। अब क्यों खतरा है? यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 664 किलोमीटर रह जाएगी। लेकिन अभी यह दूरी कितनी है? लगभग जो है 1600 किलोमीटर की दूरी है, जो कि यदि यूक्रेन नाटो में जुड़ता है तो नाटो से संपर्क रूस की कितने किलोमीटर हो जाएगी? 664 किलोमीटर हो जाएगी। अमेरिका नाटो के जरिए रूस को चारों ओर से घेर रहा है। इसी क्रम में वह यूक्रेन को भी शामिल करना चाहता है। देखिए जो नाटो का मास्टरमाइंड कैसे चल रहा है। अमेरिका नाटो के जरिए रूस को चारों ओर से घेर रहा है, इसी क्रम में वह यूक्रेन को भी शामिल करना चाहता है। ठीक, यूक्रेन का मानना है, यूक्रेन का विचार देखिए कि वह रूस के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है, जिससे उन्हें सैन्य सहायता मिल सकती है। ठीक, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, कमजोर देश है, कम सेना है उसके पास, वो सैनिक सहायता मिल सके इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहिए। और रूस का मानना है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से नहीं, रूस के सामने सीमा सुरक्षा संबंधित विवाद हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन यदि नाटो की, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन यदि नाटो में शामिल होता है, ठीक है, नाटो में शामिल होता है तो नाटो की सेना यूक्रेन में रूस की सीमा पर तैनात हो जाएंगे। ठीक, नाटो की सेना यूक्रेन में रूस की जो सीमा पर तैनात हो जाएंगे और उसकी सभी जो है गतिविधियों पर भी नज़र रख सकेंगे। किसकी गतिविधियों पर? रूस की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे, जो कि रूस को कभी बर्दाश्त नहीं होगा, न कि किसी भी देश को बर्दाश्त होगा कि उसकी सीमा पर कोई भी देश अपने सैन्य उपकरण को लेकर पहुँचे। ठीक, रूस द्वारा यूक्रेन को मना करने के बावजूद नाटो में शामिल होने की इसी जिद, ठीक है, इसी जिद के कारण रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। ठीक है, अब क्यों हमला किया है आपको, रूस ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया होगा, ये सभी आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा, ये मैं सोचता हूँ, और आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, रूस व यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो में निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम लोग। आपको हमेशा से ध्यान देना रहेगा कि निष्कर्ष किसी एक के पक्ष में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप विचार रखेंगे तो किसी एक को आप सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपको वहाँ पर अपनी 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 राय नहीं देनी है। देना तो अपनी राय है, लेकिन अपनी राय नहीं देना है। कैसे? क्योंकि यदि आप रसिया के फेवर में लेते हो और यदि आपका जो आंसर शीट जांचने वाला यूक्रेन के फेवर में रहा तो क्या करोगे आप? या फिर यूक्रेन के फेवर में देते हो आप अपना निष्कर्ष और आपका आंसर शीट जांचने वाला रसिया के फेवर में है तो इसलिए आपको दोनों पक्षों को बराबर लेकर चलना है, चाहे किसी भी विषय का रहे। निष्कर्ष आपको लगभग दोनों के फेवर को लेते हुए चलना है। ठीक है, देखिए कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता पर आँच आने नहीं दे सकता। ठीक,
ये सभी राष्ट्रों के लिए लागू होगा। कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता पर आँच आने नहीं दे सकता। किसी भी देश के लिए अपनी सीमा की सुरक्षा सर्वोपरि रहती है। ठीक, किसी भी देश के लिए अपनी सीमा की सुरक्षा सर्वोपरि रहती है। इसी दृष्टि से रूस का अपनी सीमा को लेकर चिंतित होना सर्वथा उचित है। लेकिन यूक्रेन पर रूस द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण भी सर्वथा अनुचित है। ठीक, देखिए आप यहाँ से, रूस का अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर चिंतित होना सर्वथा उचित है, लेकिन यूक्रेन पर रूस द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण भी सर्वथा अनुचित है। ठीक, लेकिन किसी भी विषय का निराकरण युद्ध से नहीं हो सकता। इसे एक बातचीत के जरिए से भी समाधान किया जा सकता है। ठीक, युद्ध से केवल सैनिक एवं आम नागरिकों की अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है। सही बात है ये, युद्ध से सैनिक और जो आम नागरिक उसको अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है। साथ ही साथ इससे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक धरोहरों आदि का भी विनाश होता है, जो कि सर्वथा अमानवोचित है। ठीक, कैसा है? अमानवोचित है। ठीक, आपको निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखना है। यदि क्वेश्चन लंबा आता है तो आप इसमें अपने हिसाब से और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त, यदि आपको वीडियो पसंद आया और ठीक है जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। ठीक है, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय